मरियम नवाज़ को तो अपनी पार्टी में कोई जगह ही नहीं मिली। पीटीआई के लिए वो एक सबसे टॉप प्लेयर रही हैं। मरियम सफदर ने बड़ी मेहनत करके हमें फिर से रूज पे ले आई। नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे उनकी एक ही जगह है, वो सीधा जेल है। इसहाक डार को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, उनको क्यों नहीं अंदर डाला, फिर वो मुकदमा होता, वहाँ से वो बेल के लिए अप्लाई करते। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो रिलीज की है, अब किधर गया सिक्योरिटी ब्रीच? क्या सारी सहूलियात, सारी आराइशें, सारा रिलीफ आपको और आपके खानदान को, आपके कुंबे को, आपके टब्बर को मिलेगा? इसहाक डार साहब, अवाम इतनी भोली नहीं है ना, अवाम की याददाश्त इतनी कमजोर है। अवाम को सब याद है, गजनी नहीं है यहाँ पे लोग। क्या समझ रखे अपने अवाम को? अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुल्की सियासत में भूंचाल, ऑडियो लीक्स का सिलसिला तेज़। इमरान खान की ऑडियो लीक्स मंजर आम पर, साइफर की सच्चाई सबके सामने आ गई। तहरीक इंसाफ का बयानिया फिर सच साबित हो गया। रजीम चेंज ऑपरेशन की कड़ियाँ मिलने लगी। इसहाक डार ने वज़ीर ख़जाना की कुर्सी संभाल ही ली। वफाकी काबीना का इजलास, कौमी सलामती कमेटी का इजहार तशवीश, अस्करी क़ियादत की अहम बैठक, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला, शहर इक़्तिदार में किसानों का फिर से धरना। नाज़रीन, आज का दिन बहुत ज़्यादा हलचल वाला रहा। मुख्तलिफ मामलात में बहुत अहम पेशरफ सामने आई है। एक तरफ हुकूमत की मुआशी टीम में बड़ी तब्दीली हुई है, जहां इसहाक डार अब वज़ीर ख़जाना के तौर पर लीड कर रहे हैं। इसहाक डार की हलफ बर्दारी की जो तकरीब है ऐवान सदर में हुई, जहां सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने उनसे वफाकी वज़ीर के ओहदे का हलफ लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी मंजर आम पर आ गई है। ऑडियो लीक्स के सिलसिले में भी हुकूमत को कह लें कि खासे दबाव का सामना है और आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। अच्छा, दूसरी जानिब अस्करी क़ियादत की भी अहम बैठक हुई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में दाखिली और खारिजी अमूर ज़ेर गौर आए, जबकि कौमी सलामती कमेटी का भी गैर मामूली इजलास हुआ, जहाँ सिविल और अस्करी क़ियादत के दरमियान मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। इन अहम इजलास में क्या कुछ हुआ, ये सब आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जो ऑडियो लीक्स का तीसरा और आखिरी सीज़न चल रहा है, एक के बाद एक ऑडियो निकल रही है, यानी राज खुल रहे हैं, मामलात कैसे और कहाँ तय होते हैं, जमहूरी आड़ में हमारे सियासतदान कैसे पैर पकड़ते हैं, ये अब कौम के सामने खुलकर आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस ऑडियो की जो आज रिलीज़ की गई है इमरान खान साहब की। पहले ज़रा सुन लें। अच्छा जी, सुना आपने। अब इस पर नून लीग एक बार फिर से खुशियाँ मना रही है, मिठाइयाँ खा रही है, भंगड़े डाल रही है कि जैसे इनकी फतह हो गई है, ये सुरखरू हो गए हैं, सच्चे साबित हो गए हैं। मुझे हैरानी है कि नून लीग हर बार कैसे एक ही गलती करती है। अदालतों से फैसले आए, नून लीग ने पढ़े बगैर मिठाइयाँ खाईं जो बाद में हलक में अटक गए, और फिर ये गलती बार बार दोहराई गई। इस बार 20 ऑडियो पर बगैर किसी तहकीक के वही हरकत की गई। मेरे भाइयों बहनों, ये ऑडियो चंद बातें साबित करती है। क्या ये कि साइफर एक हकीकत है, साइफर को इमरान खान से छुपाया गया, और ये कि जी इस ऑडियो को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। इमरान खान इस ऑडियो में क्या कह रहे हैं कि ये तो साजिश है, और लिख ये दिया कि इसको साजिश बना देते हैं। ज़रा देखें, इमरान खान तो आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है। क्या कह रहे हैं कि जी अच्छा हुआ ये ऑडियो सामने ले आए हैं, अब साइफर भी आवाम के सामने ले आए। ज़रा क्लिप चलाएगा टीम। अच्छा, इमरान खान की जो ऑडियो इसको तस्लीम करके जो मौजूदा हुकूमत है उसने बगैर कहने की तहकीकात के एटलीस्ट ये मान लिया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश की गई थी। अच्छा, साथ ही साथ अब ये भी बता दिया जाए कि जो नून लीग ने पहले वाला बयानिया बनाया था, अब उसका क्या करना है। देखिए ज़रा इस बयानिया का क्या कर रहे हैं। पहले वो खाली कागज़ था, क्योंकि अगर इसको असली मान लिया जाता तो शहबाज शरीफ के आज वज़ीर आज़म होते? बिल्कुल ना होते, बल्कि साइफर की तहकीकात हो रही होती। और आज साइफर को नून लीग ने खुद ही तस्लीम कर लिया, क्योंकि इमरान खान की ऑडियो पर सियासत करनी थी। तो कीजिए बिस्मिल्लाह। इस ऑडियो में इमरान खान ने कहीं ये नहीं कहा कि हम अपना साइफर बना देते हैं, कहीं ये नहीं कहा कि हम इसको खुद ही साजिश बना देते हैं, कहीं ये नहीं कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं तो अमरीकी साजिश का मंसूबा बना देते हैं। उनकी ऑडियो से साफ वाज़ेह है, जाहिर हो रहा है कि उनको वज़ीर आज़म होते हुए साइफर का पता ही नहीं था। एक बंदा वज़ीर आज़म था, उनको साइफर का नहीं पता था, बल्कि जब उनको मालूम हुआ तो पता चला कि साजिश तो हो चुकी है। और इससे साफ जाहिर कि साइफर एक हकीकत है, जिसकी तहकीकात से पहले ही हुकूमत ने इसे एटलीस्ट तस्लीम कर लिया। खैर, साफ जाहिर तो ये भी होता है कि इसहाक डार वतन वापस कैसे आए। देखिए ज़रा। अच्छा, इस बार जो ऑडियोज़ रिलीज़ करते थे, ऑडियो वीडियोज़ जोड़कर मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, जिनकी सियासत का कह लें कि महवर था,
आज इनके गले खुद ये ऑडियोज़ पड़ी हुई हैं। इन्होंने फैसले कैसे किए, मंसूबे कैसे बनाए, कानून की धज्जियाँ कैसे उड़ाई, आइन को कैसे नज़रअंदाज किया, ये सब अब मंजर आम पर आता जा रहा है। जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, जो कहते थे कि अवाम को इख्तियारात दो, जो कहते थे कि जी अवामी अदालत फैसला करती है, वही किस तरह फैसले करवाते हैं, कैसे पैर पकड़ते हैं, कैसे एनआरओ लेते हैं, आज ये मौजूदा नस्ल भी अपनी आंखों से देख रही है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ में ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा कि जी कल शहबाज शरीफ साहब जो सफाइयाँ देने आए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि हाउस की जो ऑडियोज़ लीक हो रही हैं वो एक सिक्योरिटी ब्रीच है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बैरून मुल्क से कौन आकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्याम करेगा, ज़रा सुनिएगा शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा, कल तक इनको ये फ़िक्र खाए चली जा रही थी कि जी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कोई भी चीज़ लीक नहीं होनी चाहिए, और आज वो खुद वज़ीर-ए-आज़म हाउस से एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ऑडियो लीक करवा रहे हैं। ये जो ट्वीट्स आप देख रहे हैं, ज़रा चलाइएगा, ये हैं जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के मीडिया कोऑर्डिनेटर साहब की। वज़ीर-ए-आज़म के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो रिलीज़ की है। अब किधर गया सिक्योरिटी ब्रीच, अब कहाँ गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अब क्या फ़ायदा इस मामले पर जो कोई इजलास बुलाने का, जब खुद मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियोज़ लीक करवा रहे हों। यानी सारे हकूक़, सारे कानून आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। पाकिस्तान में सारे कानून आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं क्या? सारी सहूलियात, सारी आराइशें, सारा रिलीफ आपको और आपके खानदान को, आपके कुंबे को, आपके टब्बर को मिलेगा इस मुल्क में, और किसी को नहीं मिलेगा। 22 करोड़ अवाम क्या कर रही है, उसको क्या मिला? ये अपने ये पिछले के 4-5 महीने देख लें, क्या मिला? सिर्फ महंगाई, बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत, तबाही तबाही तबाही। हजारों किसान इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं अपने हक के लिए। उनकी बात सुनना तो दूर की बात, आप लोग तो उनको दिखाने की इजाजत नहीं दे रहे। जिससे पूछो वो इस हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं, बददुआएं। और हुकूमत की अपनी पॉलिसी क्या है? खुद शहबाज शरीफ के पास अवाम को रिलीफ देने के लिए है क्या? कुछ स्ट्रैटेजी हो तो बता दें, कोई हिकमत अमली बता दें। एक चीज़ है इनके पास, क्या? दुआ। दुआ करें जी, दुआ। क्या कहते हैं जी? दुआ करें कि जी रूस और यूक्रेन की जंग का खात्मा हो जाए तो शायद पेट्रोल की कीमत कम हो जाए। दुआ करें कि बारिश हो जाए ताकि पानी की किल्लत ख़त्म हो जाए। दुआ करें कि डॉलर 100 रुपये पर आ जाए ताकि महंगाई ख़त्म हो जाए। इससे अच्छा कौम सिर्फ एक दुआ कर ले कि ये 5 माह के अंदर मुल्क का बेड़ा गर्क करने वालों को थोड़ी सी शर्म आ जाए ताकि पाकिस्तान और अवाम ला हो जाए। लेकिन इन्हें शर्म नहीं आएगी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं कि जी इनका शर्म से कोई वास्ता ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है। जरा चौधरी साहब को सुनिएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से साइफर की तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इस अहम कौमी मसले पर तहकीकात से हुकूमत क्यों गुरेजा है? आज ये सवाल हर शहरी पूछ रहा है, हर कोई इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा है। अच्छा, इस मुल्क की जमहूरियत के नाम पर क्या क्या तमाशा नहीं देखा। एक मफरूर अदालती को वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी त्यारे में सरकारी प्रोटोकॉल के साथ लाया गया और अगले दिन उस शख्स ने सेनेट की रुकनीत का हलफ उठाया और आज वो शख्स एक और हलफ उठाकर विफाकी काबीना का हिस्सा बन गया, जिस पे कौमी दौलत की चोरी के मुकदमात हैं, जिस पे करप्शन के केसेस हैं। उस शख्स के हाथ में कौमी ख़जाने की चाबी थमा दी गई, चोर को रखवाली पर रख लिया गया। वज़ारत ख़जाना का कलमदान चौथी बार इसहाक डार के हाथों में दे दिया गया। वो इसहाक डार साहब आज एहतसाब में भी पेश हुए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, ज़रा सुन लीजिएगा। इसहाक डार साहब, आप 4 साल की बात करते हैं तो आप तो बारियां लेते रहे हैं ना। चौथी बार आपके हाथ में ख़जाने की चाबी थमाई गई, पहली बार तो नहीं थमाई गई। आप अपने जो अदवार हैं उनका जवाब दे दें। कितने साल आगे लेकर गए? कहाँ हैं वो दूध और शहद की नहरें जो मुस्लिम लीग नून के अपने दौरे इक़्तिदार में जारी की गई थी? वो दिखा दें ज़रा, हमें वो तरक्की दिखा दें जो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुई थी। हमें वो सरप्लस बजट दिखा दें, वो GDP ग्रोथ बता दें। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मेरे ख्याल से ख्वाजा आसिफ दूसरों को सिखाते रहे, अपनों को भी दिखा देते ना कि शर्म होती है, हया होती है। कोई ये सबक पढ़ा देते आप लोगों को भी। ख्वाजा आसिफ साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई, रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र हुई, एग्रीकल्चर में तरक्की हुई, कोरोना जैसे बहरान में भी मईशत का पहिया चलता रहा और आप लोगों ने आकर सब तबाह कर दिया। अपने 4 माह में महंगाई देख लें ज़रा, बिजली और गैस के बिल्स देख लें ज़रा, एक्सपोर्ट देख लें, करंट अकाउंट खसारा देख लें, रुपए की कदर देख लें। कुछ तो खुदा का खौफ कर लें। झूठ की भी कोई हद होती है, गलत बयानी की भी कोई इंतहा होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इसहाक डार साहब, अवाम इतनी भोली नहीं है ना, अवाम की याददाश्त इतनी कमज़ोर है। अवाम को सब याद है, गजनी नहीं है यहाँ पे लोग कि इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, इनको याद ही ना हो, इनको भूल जाए, इनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाए। क्या समझ रखे अपने अवाम को? आपके दौर में किस तरह चीनी और आटे के मसनूई बहरान पैदा करने के तजर्बात हुए, किस तेजी से शरीफ खानदान का जो कारोबार है वो बढ़ता चला गया, फैलता चला गया,
किस तरह माफिया की तरह ये शरीफ खानदान ने अपनी गिरफ्त को मजबूत किया। आप ही तो सबसे बड़े सहूलतकार हैं, आप ही तो इनकी चोरी और करप्शन पे पर्दा डालने का काम करते आए हैं। और ये जो डॉलर की कदर में नाज़रीन गौर कीजिएगा, कमी का सिलसिला जारी है। मुसलसल चौथे रोज डॉलर की कदर में कमी देखी गई है और कमी किस तसलसल से एक बात तो क्लियर साबित हो गई कि डॉलर की कदर में इजाफा मसनूई था, मसनूई। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी सट्टेबाजी को नहीं रोक सकी और मिफ्ता इस्माइल के जाने के बाद होने वाली इस कमी से उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इसहाक डार ने भी मनसब नहीं संभाला था, पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, तो फिर क्यों डॉलर नीचे आता गया? क्या डॉलर के ऊपर जाने की वजह सिर्फ मिफ्ता इस्माइल थे जो डॉलर की कदर में इजाफे का सबब थे, वजह थे? और शहबाज शरीफ साहब आज भी काबीना इजलास में मिफ्ता साहब की शान में कसीदे पढ़ते रहे। काबीना इजलास से खिताब करते हैं उन्होंने क्या कहा जी, मिफ्ता साहब ने पूरी मेहनत के साथ IMF के मुआहदे को दोबारा बहाल किया, इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। मिफ्ता हों या इसहाक डार हों, दोनों ही हाउस ऑफ शरीफ के वो खिदमतगार कह लें जिनके दम पर आज बिजनेस एम्पायर खड़ा है। करप्शन और चोरी से लूटा गया पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क ले जाया गया पैसा, जिस पैसे के दम पर खरीदो फरोख्त करके मुंतखब हुकूमत को गिराया गया, उसी पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। शरीफ खानदान ने इस मुल्क को माफ कर रखा है। अच्छा, शिबली फराज कुछ कह रहे हैं, ज़रा चलाइएगा क्लिप टीम। पाकिस्तानी की एक ही दुआ है कि जिसने पाकिस्तान को लूटा है, तबाह किया है, उससे हमारी जान छूट जाए। लेकिन मामला ये है कि सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होता, अमल से तब्दीली आती है। कौम को अब तब्दीली के लिए अमली तौर पे प्रैक्टिकली मुतहरिक होना होगा और ये जिद्दोजहद सिर्फ एक मखसूस सियासी जमात या किसी मखसूस लीडर की नहीं है। हमें अपने मुल्क का दिफा करना है इन करप्ट और बदउनवान सियासी खानदानों से जिन्होंने बारियां ले लेकर आज मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया, इस हाल में पहुँचा दिया हमारे प्यारे वतन को। कुफर लूटा खुदा खुदा करके ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने ऑडियो लीक्स के मामले को जितना हल्का लेने की कोशिश की और इस सारे गंद को कारपेट के अंदर करने की कोशिश की, बिल आखिर नाकाम हो गई। शहबाज शरीफ साहब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो लीक्स के मामले को क्या कहते हैं, राई का पहाड़ करार दे रहे थे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी मौखर करने का ऐलान किया गया, लेकिन बाद में आने वाला जो दबाव है ये बढ़ सके और कल रात ही कौमी सलामती कमेटी इजलास का जो स्केड्यूल है वो जारी किया गया और आज ये इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत साथ बैठी। इजलास में ऑडियो लीक्स का मामला ज़ेरे गौर आया। इजलास के शुरुका की जानिब से इस हवाले से तशवीश का इजहार भी किया गया। हसास नौयत की मालूमात और गुफ्तगू के इस तरह लीक हो जाने पर शुरुका ने साइबर सिक्योरिटी पर सवाल उठाए हैं। और दूसरी जानिब कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले पाक फौज की आला क़यादत का जो अहम इजलास हुआ, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सरहदों की सूरत हाल, दाखिली सलामती और फौज के दीगर पेशा वराना अमूर का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी की लहर को दोबारा नहीं उभरने दिया जाएगा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर न उठा रखी जाए और इस मौके पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में बीमारियों के फैलाव को रोकने के इकदाम समेत सैलाब मुतासरीन बिलखुसूस बच्चों और खवातीन को हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम करने पर आर्मी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की तारीफ की गई है। अच्छा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे जुल्फी बुखारी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। ऑडियो लीक से मुल्की सियासत में भौंचाल क्या, वज़ीर आज़म हाउस की दीवारों को कान लग गए हैं और अमरीकी साइफर एक हकीकत है क्या? इमरान खान पर फिर से मुकदमात बनाने का इंदिया, मुल्की सियासत क्या रुख इख्तियार करने वाली है? बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं सब। मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा बुखारी साहब, ये मुल्की सियासत में जो ऑडियो लीक्स का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है और ये जारी है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी ऑडियो लीक सामने आ गई है और अमरीकी साइफर के हवाले से जिस पे जो हुकूमती वज़ीर कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने की कोशिश की है, क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक आज हमारी सीनियर लीडरशिप की मीटिंग थी और उसमें भी मैंने बोला था कि ऐसी ऑडियो लीक्स और आएँ तो और भी बेहतर है खान साहब के लिए और PTI के लिए। इसमें जो ऑडियो लीक है अगर आप उसका हर एक लफ्ज़ सुने तो वो एग्जैक्टली टैली करता है और एग्जैक्टली वही चीज़ है जो खान साहब बार बार अपने जलसों में और अवाम में इंटरव्यूज़ में दोहराते हैं। इसमें कोई अलहदा चीज़ नहीं है। मसला एक्चुअली ये फंस गए हैं। ये जो कमरे के बाहर जो कहते हैं वो और होता है, जो कमरे के अंदर कहते हैं वो और होता है। इसलिए इनके लिए ये ऑडियो लीक्स कोई नुकसानदेह चीज़ बनती जा रही है, चाहे इंडिया से प्लांट्स आ रहे हैं या सन इन लॉज को फेवर किया जा रहा है। यहाँ खान साहब क्या कह रहे हैं, यहाँ आज़म खान साहब के साथ बैठ के ये बातचीत कर रहे हैं कि एक साइफर है
जो इन्हें देखा था, कह रहे हैं कि डेस्क पे अब नहीं है डेस्क पे, तो आपने ये मीटिंग होल्ड करनी है। शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, सुहेल साहब फॉरेन सेक्रेटरी थे, आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इमरान खान वज़ीर आज़म, वो यही कह रहे हैं कि आप एक मीटिंग रखें। और जो साइफ़र में हैं, आज़म खान साहब जो कह रहे हैं, बड़ा एक वैलिड पॉइंट है कि जो साइफ़र में है वो मैं अपने नोट्स ऑफ मीटिंग्स में लिखूंगा, जब वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स एज SPM लिखेंगे तो वो ब्यूरोक्रेटिक आर्काइव्स और ब्यूरोक्रेटिक नोट टेकिंग में आ जाएगा, तो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में आ जाएगा आपकी ऑफिशियली। तो जो साइफ़र क्योंकि एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उस तरीके से खान साहब ना आज़म खान साहब निकाल के सामने डाल सकते थे टीवी के, लेकिन एटलीस्ट जो ब्यूरोक्रेटिक नोट्स हैं वो तो डाल सकते हैं कि साइफ़र में ये लिखा हुआ है। और फिर आप खान साहब को सुनते हैं कहते हुए कि ये तो एम्बेसडर ने बोला था, तो जब यही चीज़ खान साहब बार बार कह रहे हैं तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें मुश्किलात क्या है। ये तो बल्कि डबल एंडोर्स करता है साइफ़र और साइफ़र में क्या क्या लिखा हुआ था और क्या क्या साजिश की गई है मुल्क के साथ। ठीक है, जैसे कि आपने खुद भी बताया जुल्फी बुखारी साहब इमरान खान साहब के हवाले से, और इमरान खान साहब ने वाकई बड़ा एक रद्द अमल दिया है और उन्होंने वाजे कहा है कि जी ऑडियो शहबाज हुकूमत ने लीक की है। चाहता हूँ कि जी पूरा साइफ़र भी लीक हो जाए ताकि एटलीस्ट पता चल सके कि जी मुल्क के साथ जो बैरूनी साजिश है वो की गई थी। अच्छा, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने ऑडियो की फॉरेंसिक करवाने का कहा है बुखारी साहब, और परवेज़ रशीद साहब ने एक ट्वीट में ये कहा है कि इमरान खान साहब पर मुकदमा चल सकता है। अगर ऐसा होता है बुखारी साहब, तो फिर आपकी जमात का रद्द अमल क्या होगा? मैं समझता हूँ मुकदमा हो तो बहुत ही अच्छा है, एटलीस्ट साइफ़र तो सामने आना होगा ना, तो मुकदमा करें, साइफ़र सामने लेके आएँ, अवाम को पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और आई थिंक ये हम तो अभी भी कह रहे हैं, मुताबला कर रहे हैं कि इस हुकूमत को बोलें कि साइफ़र आगे ले आएँ, कैबिनेट से अप्रूव करा के साइफ़र आगे डाल दें, लोगों को फैसला करने दें इसमें। जहाँ तक राना सनाउल्लाह की जो भड़कों की बात है, राना सनाउल्लाह जब से देखा है सिर्फ यही करते हैं, भड़के मारते हैं, ये करते हैं। करा लें जितनी इनको फोरेंसिक्स करनी है, इनकी भी सारी सच हैं, हमारी भी सारी जो ये आई है खान साहब की ये भी सही है। कोई ना इनने अपनी टेप्स की लीक्स की कोई बोला कि ये फेक हैं, ना हम कह रहे हैं कि फेक है। तो बात तो जो बंदे जो है लीक्स में वो तो नहीं कह रहे कि फेक है उनकी, वो तो मान रहे हैं उनकी है। तो फोरेंसिक किस चीज़ का कराना चाह रहे हैं ये? यह हम सवाल है। अच्छा, अब ये जो वाकई जो अगर अमरीकी जो साइफ़र है जाली है, तो ये सवाल जहन में आता है कि मौजूदा हुकूमत इसको पब्लिक क्यों नहीं करती है, तहकीकात क्यों नहीं करवाती है, किस बात का खौफ है, क्यों घबराते हैं। अच्छा, और दूसरा आपने मरियम नवाज़ को सुना होगा कहते हुए कह रही हैं कि जी इमरान खान को निशान इबरत ना बनाया तो मुल्क की तबाही का जिम्मेदार हमें समझा जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, मरियम नवाज़ को तो अपनी पार्टी में कोई जगह ही नहीं मिली, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि PTI के लिए वो एक सबसे टॉप प्लेयर रही हैं। और जब भी कोई मुश्किल वक्त था, पहले भी जब हम हुकूमत में नहीं थे, हुकूमत में आने से पहले, हमेशा जब भी कोई डाउनवर्ड स्लोप, कोई स्ट्रेट लाइन तो होती नहीं है सियासत में, जब भी कोई हल्का सा डाउनवर्ड स्लोप आता था PTI की सियासत में, मरियम सफदर ने बड़ी मेहनत करके हमें फिर से अरूज पे ले आई। मैं फिर से ये कहता हूँ, जो आप कह रही हैं कि साइफ़र कोई था नहीं, ये कोई नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं कि जो खान साहब अपनी पार्टी के लिए ऑपोजिशन का किरदार अदा करती हैं, वही बात है। और ये बिल्कुल हमारा वो खान साहब बार बार कहते हैं कि हमारी मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है, MVP हैं हमारी, और मुझे पूरी उम्मीद है उनसे कि वो हमेशा हमारी MVP रहेंगी। और जो उनके वालिद की जो सियासत है उनका तो बड़ा गरक कर दी है, लेकिन आगे जाते हुए भी इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शंस में मुझे लगता है ये हमारी बहुत ही मदद करेंगी वोट के लिए। डोर टू डोर शायद ना करें हमारे लिए, लेकिन बाकी तरीके से अपने जहाँ पहुँच कुछ कर सकती हैं इंशाल्लाह वो करेंगी। मैं फिर से आता हूँ साइफ़र पे कि साइफ़र कोई नहीं कहता कि ये नहीं है, वो कहते हैं कि जो खान साहब कह रहे हैं वो नहीं लिखा हुआ। तो हम तो पहली बात तो सबसे पहले हम ही हैं जो कह रहे हैं कि साइफ़र आगे लेके आएँ। ये तो कहते ही नहीं है कि साइफ़र आगे लेके आएँ। खान साहब की सारी सियासत इस वक्त ख़त्म हो सकती है अगर ये साइफ़र आगे ले आएँ और साइफ़र वो बोले जो ये कह रहे हैं। हमारी सारी सियासत ख़त्म हो सकती है उस पर अगर खुदा ना खासा हम झूठ बोल रहे होते, लेकिन नहीं कह रहे तो इसलिए हम कह रहे हैं कि साइफ़र आगे लेके आएँ। ये हुकूमत में ये नहीं लेके आ रहे। अभी एक ऑडियो लीक हुई है, ये बड़ा खुश हुए हैं कि ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो लीक में खान साहब वही चीज़ कर रहे हैं कि ये बातें सारी
जो साइफ़र में हम निकाल नहीं सकते, तो आप इस साइफ़र के नोट्स लेके मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स बना के आप रिलीज़ कर सकते हैं कि ये क्योंकि वो SPM है और ब्यूरोक्रेट है, वो वहाँ से ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में आ जाएगी। लेकिन एटलीस्ट उससे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो आप नोट टेकिंग करें कि इसने कैसे ये लिखा है, इसने ये कैसे लिखा है, इसने ये कैसे लिखा है। तो और डिमाश भेजें। पहले जो आप सुनते हैं लीक में सबसे पहले ये कि जी इसमें लिखा हुआ है एम्बेसडर ने कि डिमाश भेजें। तो सारी चीज़ें जो खान साहब कह रहे हैं उनकी ऑडियो लीक्स में है। जैसे मैं कह रहा हूँ, खान साहब जो जलसे में कहते हैं, जो इंटरव्यूज़ में कहते हैं, जो पब्लिकली कहते हैं, जो लोगों में अपने लोगों में कहते हैं, वो और उनकी जो बंद कमरे में कहते हैं, बात में कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसलिए किसी को फ़िक्र ही नहीं है इस चीज़ की। जो अभी जुम्मे को शायद लीक्स ज़्यादा आए, ये इस चीज़ का आई एम श्योर ज़्यादा गवाही देगी कि खान साहब की हर बात वही है। अगर ये लीक्स में जाएँ तो उनको सिर्फ यही होगा जो खान साहब इनके ख़िलाफ़ लगे हुए होते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी किसान इत्तेहाद का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हुआ, तो मौजूदा हुकूमत किसानों के मुतालिबात क्यों तस्लीम नहीं कर रही है? क्या समझ आ रही है आपको? मैं नहीं समझ रहा कि किसी के भी कर रही हैं। आप देखें कि कोई भी सेक्टर हो, किसान हो, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो, आप कोई भी सेक्टर देख लें, वो नुकसान में है, तकलीफ़ में है। और मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो पूरे पाकिस्तान में बंद हो चुकी है। तो किसान भी बेचारे वो क्या करें, आगे जाके कुछ कर नहीं सकते। और सारे सेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है ये कुछ कर नहीं सकते, इनसे मैशत चलाई नहीं गई। अब उनने एक फ़रार फ्यूजिटिव को वापस लेके आके मुझे बड़ा अफसोस है कि वो वापस लेके आए हैं। पूरी कौम को अफसोस है कि सोचें कि जो बंदा भागा हुआ, मुजरिम भागा हुआ, जो इंग्लैंड में था, जो वहाँ की लेना चाह रहा था, वहाँ कोशिश कर रहा था वहाँ रहने के लिए, वो उसको वापस लेके आए हैं। जो पहले जब वो भागे हुए थे वो तो मतलब है कि वहाँ के वो शरीयत भी उनको मिल जाती तो वो शायद ले लेते। वो वापस यहाँ आ रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर बन रहे हैं इस चीज़ में। ठीक है, इस पे बात करेंगे। बुखारी साहब, मुझे शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है। जुल्फी बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी नाजरीन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, जुल्फी बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद है। अच्छा बुखारी साहब, अब ब्रेक से पहले साग डार साहब की वापसी के हवाले से बात कर रहे थे। अब सुना है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता या राज है वो भी हमवार हो रही है। और खान साहब ने बड़ा क्लियरली बोला था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जाएगा हमारी तरफ से। तो फिर क्या तैयारियाँ हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल की, कैसे इस्तकबाल करेंगे आप लोग? आई थिंक आपने साग दार का तो देख लिया है जी कि पूरी कौम में क्या मायूसियत थी जब ये वापस आए हैं। एक इंसान जो 2 दिन पहले असाइलम सीकर था इंग्लैंड में, वो अब वापस आ रहा है फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए। नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे उनकी एक ही जगह है, वो सीधा जेल है। बात तो ये है कि इसाक दार को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया एयरपोर्ट पे, उनको क्यों नहीं अंदर डाला, फिर वो मुकदमा होता, वहाँ से वो बेल के लिए अप्लाई करते, वो क्यों नहीं गए जेल। नवाज शरीफ का आपने पूछा, बहुत बुरा रिएक्शन होगा नवाज शरीफ का वापस आने का, कौम और भी मायूस होगी और शायद वो सस्टेन ना कर सके। देखिए एक इलास्टिक बैंड की तरह, आप जितना इसको कुछ हद तक ही इसको पुल कर सकते हैं, आखिर में ये स्नैप ही करेगी। और नवाज शरीफ वो लास्ट स्ट्रॉ होगा जहाँ आवाम स्नैप करेगी, वो खुद ब खुद बाहर आएगी, क्योंकि वो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितनी नफ़रत है लोगों के दिलों में इनके लिए। ठीक है। अच्छा, ये जो तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च है, ये बुखारी साहब कहाँ रह गया है? खान साहब कब दे रहे हैं फाइनल कॉल? इस हवाले से आपकी जमात की तैयारी क्या है, और क्या तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च होगा भी, या कह सकते हैं कि इसकी नौबत ही नहीं आएगी? लॉन्ग मार्च ज़रूर है, होगा, लेकिन आप सही कह रही हैं कि मैं भी ये समझता हूँ उसकी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही काम तमाम हो जाएगा। लॉन्ग मार्च अगर किसी मुआवजे के ज़रिए ये तब तक चला लें अपने आप को, तो लॉन्ग मार्च बहुत बड़ा होगा और उसकी बहुत भरपूर तैयारियाँ हो रही हैं।
तंजीमों के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी, और किस तरीके से करना है। तो लेकिन जो फ़ाइनल कॉल होती है वो लीडर ही करता है। और वो आप मूवीज़ में देखते हैं कि जब जंग का माहौल होता है तो जो फ्रंट लाइन जो आपको फ़ायर करना होता है, एक बंदा होता है खड़ा हुआ होता है, वो कह रहा होता है होल्ड होल्ड होल्ड, वो तभी फायर करता है जब निशाना बिल्कुल सामने आए और वो पहुंच सके उनका निशाना। तो खान साहब एग्जैक्टली अभी तक उन्हें होल्ड किया हुआ है और वो फायर तभी बोलेंगे जब सही मौका आएगा। और इंशाल्लाह बहुत कामयाब, बहुत बड़ा ये इनकलाब होगा, लॉन्ग मार्च। ठीक है। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब तो बड़ा बाकायदा खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी इस दफ़ा तो हम बड़ी तैयारी करके बैठे हुए हैं, 25 मई से भी ज़्यादा उनकी तैयारी है। कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में भी कह के गए हैं कि जी 25 मई को कुछ भी नहीं हुआ था, आप ये समझ लें 25 मई से ज़्यादा तैयारी है इस दफ़ा, अगर आप लोग आ जाते हैं इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार की तरफ। देखें, हर दहशतगर्द ऐसी बातें करता है और राना सनाउल्लाह है तो एक दहशतगर्द आखिर में। इस वक्त तो उनको बोलें कि किसानों को संभाल लें, हमारी तो बहुत दूर की बात है। इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो इसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी राना सनाउल्लाह को। अच्छा, ये जो जुल्फी बुखारी साहब, ये नवाज शरीफ की लंदन में जो मुलाकातें हो रही हैं, ये क्या खिचड़ी पक रही है? क्या जो सारे फैसले हुकूमती, क्या वो लंदन में ही होंगे? जारी बात है लंदन से ही हो रहे हैं। पार्टी बिल्कुल डिवाइडेड हुई हुई है, नहीं आ रही। कभी कैबिनेट वहाँ भागी हुई जा रही होती है, तो फैसले वहाँ हो रहे हैं। एक इनने फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ रखा हुआ था, उसने तबाही फेरी हुई थी। कभी यहाँ के फैसले होते थे, कभी लंदन के फाइनेंस मिनिस्टर के होते थे। तो ये बिल्कुल बिखरे हुए, इनको समझ नहीं आ रही कि नेक्स्ट करना क्या। अब बड़े बड़े फैसले हैं, चीफ अवामी स्टाफ से लेकर आपकी अपॉइंटमेंट्स की लेके बाकी भी। मतलब सोचे कि नवाज शरीफ कर रहा है, उसकी आप ज़रा वीडियोस तो निकाल के देखें 6 महीने पहले, 8 महीने पहले की जो उसने लंदन से बनाई थी, वो तो निकाल के ज़रा देखें, उस पर कोई आउटरेज नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, अभी आपने पुराने जो वज़ीर ख़जाना थे उनका भी जिक्र किया, आने वाले का भी जिक्र किया। ये चीज़ कितनी अजीब है, इंसान हैरान हो जाता है कि ये मिफ्ता इस्माइल साहब पे सारा मलबा डाल दिया। जी मईशत की जो जितनी भी जिम्मेदारी थी, जो मईशत से भाली नहीं जा रही थी, शायद सारी चीज़ों का जिम्मेदार एक बंदा था, जिसका नाम था मिफ्ता इस्माइल। यानी हम कह सकते हैं कि सागदार साहब जब वापस आए तो मिफ्ता साहब को भी जिस तरह दूध में से बाल को निकाल दिया जाता है या टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया अपने बंदे को, उसके बाद रज के तनकीद की गई। हो सकता है कि शायद उनको पहले इस्तेमाल किया गया हो कि सारी तनकीद उन पे आए, और जब हालात बिल्कुल ही ख़त्म हुए हों तो तब इसाकदार वापस आए। हो सकता है इनकी प्लानिंग भी हो सकती है, इनका कुछ पता नहीं हो सकता, ये तो किसी लेवल पे गिर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि देखें अब इसाकदार करेगा क्या। मैं समझता हूँ कि ये फ्लड के पैसे सारे इस्तेमाल करेगा जो बाकी जो मुल्कों ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने दी हुई हैं आगे पीछे। ये कोशिश करेगा, ये पैसे फेंकेगा बेसिकली में कि डॉलर को कोशिश करे कि थोड़ा सा ही स्टेबलाइज कर ले। ये इसकी एक ही टैक्टिक होती है, ठीक है। जैसे वो पुराने मुंशी होते हैं कि बस डॉलर को किसी न किसी तरीके से हम पैक करें या नीचे ले आएँ, और वो समझते हैं कि वो बहुत बड़ी कामयाबी। वो जो आप लोग मसनूई तरीका बता रहे थे कि अपने वक्त में मसनूई तरीके से ये करते थे, यानी मसनूई तरीका दोबारा शुरू हो जाएगा। अरबों रुपए ये ज़ाया करते थे, सिर्फ डॉलर को कोशिश करते थे कि रुपए को पैक करें डॉलर के साथ। अरबों रुपए ये खर्च करते थे, लिटरली आग में फेंकने वाली बात होती थी। लेकिन खाली इसी नोशन में अपने एक्सपोर्ट्स के लिए ये करते थे इस तरीके से, तो इस पर कोई फ़ायदा नहीं होता मुल्क और नुकसानदेह होता है। ये वायद पेट्रोल, हमारा तेल तो अब महंगा हुआ है ना, उनके वक्त तो सस्ता था। तो लिटरली कोई आज शौकत तरीन साहब बता रहे थे कि 33 बिलियन रुपीज़ इन्हें ज़ाया किए हैं। किधर हैं वो सारे पैसे 33 बिलियन रुपीज़ जो इनके पास सर्कुलर डेट में, फॉरेन रिजर्व्स में होने चाहिए थे। उस वक्त तो तेल कम था, तो उनको तो ये बचाने चाहिए थे पैसे, लेकिन ये इस्तेमाल करते हैं रुपए को कम करने के लिए। इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता किसी का, उनको एक्चुअल प्राइस ही नहीं होती रुपए की। तो आप बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, एक फेक इकोनॉमी चला रहे होते हैं आप, और उसका जो नताइज है
वो सारा मलबा आके गिरेगा, लॉन्ग रन बहुत नुकसान हम पे होता फिर है। से जब हम वापस इंशाल्लाह आएंगे और फिर से रिकवर करते जाएंगे जैसे हमने पिछली दफा किया। लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो इसका नुकसान होगा, ये टेम्परेरी फायदा हो सकता है, आगे जाके फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल नुकसान है। इसलिए वो ख्वाजा आसिफ ने बोला था कि जी हम वेंटिलेटर पे हैं वगैरह, क्योंकि ये रखते ही मुल्क को वेंटिलेटर पे हैं। इनको बस इनका तरीका ही होता है, तरीका वारदात ही इनका ये है कि मुल्क को वेंटिलेटर पे रखें। तो ये बिल्कुल इसमें कोई फायदा नहीं होता और इनकी होगी भी। लेकिन मैं आपको फिर से ये बताऊं कि हालात इससे बहुत आगे चले गए हैं और बहुत बुरे हालात में है इकोनॉमी और इनसे बिल्कुल नहीं संभाली जा रही। ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।